चलिए आज हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये फिजिक्स में भी पढ़ना है आपको 12th क्लास में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा आसान सा इससे सवाल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि विजुअल रे, हमारी आंखें इसको देख सकती है, तो ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन वही है जितने रे हैं, जैसे सनलाइट से हमें कौन सा रे मिलता है, अल्ट्रावायलेट, तो वो भी अल्ट्रावायलेट सनलाइट से मिलता है, तो वो भी किस में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो यहाँ ये सब डिफिनेशन वगैरह आपसे यहाँ से सवाल नहीं आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, लेकिन कुछ समझिए जितना ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं वो जनरली कौन होते हैं, रेडियो वेव्स। जैसे आप रेडियो चला लो, टीवी चला लो और मोबाइल फ़ोन, ये सब इसी रेंज में काम करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव से किसका क्या काम करेगा, एक तो नाम आप समझ ही रहे हो, माइक्रो ओवन। ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। माइक्रो ओवन काम करता है और साथ साथ इसमें थोड़ा इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें सैटेलाइट जो होता है ना, सैटेलाइट भी किस में काम करता है, माइक्रो ओवन में। उसके बाद इंफ्रारेड कहाँ देखे हो, इंफ्रारेड जब बिल्डिंग होता है ना, ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है कि इंफ्रारेड किस किस फेनोमेनन में मिलते हैं, मतलब एग्जांपल्स दिया हुआ था, विच ऑफ विल इमिट इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किससे इमिट हो रहा है, तो किससे होता है, बिल्डिंग से इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट भी होता है। देखना आप जो बिल्डिंग हो रहा है उसको आप लगातार देख नहीं पाओगे, आंख बंद हो जाएगी, वो ब्लैक चश्मा लगाता है, क्यों, क्योंकि वो इंफ्रारेड वेव्स हैं। अब विजिबल तो हम देख ही लेते हैं जिसमें कलर्स मिलते हैं, ये कलर हमें दिखते हैं। अल्ट्रावायलेट सन को भी हम लगातार नहीं देख पाते क्योंकि अल्ट्रावायलेट होता है, आंख पे असर डालता है। और एक्सरे भी हम नहीं देख पाते, लेकिन ये हमारे लिए यूजफुल होता है, डिटेक्ट करता है, जांच, आप जानते हो अगर फ्रैक्चर बोन्स हैं तो उनको भी डिटेक्ट करने में मदद करता है। और गामा रे वगैरह आगे सुनिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो आइए लिखिए, हेडिंग दीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। EMR, सुनिए जी, शॉर्ट में इसको EMR कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप एग्जाम्पल से तो समझ गए होंगे कि है क्या। ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, जितने भी रे जानते हो वही है तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया कहाँ कहाँ आपने देखा होगा, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका। लेकिन अब हम बात करते हैं इसमें इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बताइए तो थोड़ा प्रॉपर्टी आप ही लोग। ठीक है, बताइए, इसको ट्रैवलिंग करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत होती है, नहीं ना। सन से लाइट यहाँ तक आ रहा है, यानी कोई मीडियम बीच में है क्या, एटमॉस्फेयर तो हमारा कुछ ही रेंज तक है ना जी, उसके बाद तो नहीं है। लेकिन सन से भी लाइट, यूवी लाइट यहाँ तक आती है, यानी कि इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तो लिखिए, इट डज नॉट रिक्वायर्ड इट किसके लिए आ रहा है, EMR के लिए। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किस लिए भाई, किस लिए, फॉर ट्रैवलिंग करने के लिए इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, खुद ट्रैवल कर लेंगे। अच्छा, साउंड खुद से जा सकता है क्या जी, आपने सुना होगा मून पे आवाज़ पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ एयर नहीं है। अगर यहाँ भी एयर नहीं होगा तो हमारी आवाज़ आप तक नहीं जाएगी। इसका मतलब साउंड को मीडियम की ज़रूरत है, लेकिन इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से जा सकता है कहीं भी। और दूसरा लिखिए, अब चूंकि ट्रैवल कर रहा है तो कोई स्पीड से कर रहा होगा ट्रैवल, तो ये जो ट्रैवल करता है वो किस स्पीड से करता है। अब भाई हम तो समझ ही नहीं, रे है, लाइट है, तो लाइट के स्पीड से। तो लिखो, it travels equal to the speed of light, लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है। अच्छा, एक बात बताओ, लाइट का स्पीड फिर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है सबको,
बगल में लिख लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो हम इसका डाटा आपको पता होना चाहिए, हम यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट आप ही बताइए, अगर कोई चीज ट्रैवल कर रहा है इसका मतलब कि उसमें एनर्जी होगी। अगर हम ही सब ट्रैवल कर रहे हैं तो यानी कि हमें एनर्जी है, तभी तो ट्रैवल कर पा रहे हैं। यानी कि कैसे हैं, एनर्जी कैरियर, तभी तो एक जगह से दूसरे जगह तक, जैसे अभी मैंने सैटेलाइट से बोला ना, यहाँ अर्थ का इस पोर्शन का इमेज लिया और किसी दूसरे जगह प्रोजेक्ट कर दिया। ये संभव कैसे हुआ, क्योंकि इसमें एनर्जी है, यहाँ से इमेज खींचा और यहाँ ट्रांसमिशन कर दिया। किसी भी सब्सटेंस में एनर्जी होगा तो इस पेन को उठा के वहाँ तक पहुँचा देगा जिसमें एनर्जी होगा। डेड पार्टिकल इनसे कहोगे तो ये थोड़े कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी होना चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो लिखिए ये कैसे हैं जी, इट हैज एनर्जी कैरियर। लिखिए इन सब से मतलब से, इट हैज एनर्जी कैरियर। अब इसका मतलब अगर एनर्जी कैरियर है तो हमको एनर्जी कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन इसमें आएगा। एनर्जी इनकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे और वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो है ना चलते हैं कैसे, वेव के फॉर्म में। कैसे चलते हैं, वेव के फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वेव थ्योरी, और यही से हमें सिलेबस हमारा शुरू होता है। ये सब तो फिजिक्स का पार्ट है, हमारा शुरू कहाँ से होता है, वेव थ्योरी ऑफ ईएमआर। तो लिखिए वेव थ्योरी ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेव थ्योरी में पहला टर्म पढ़ रहे हैं वेवलेंथ। इसको क्या कहेंगे जी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। दो लगातार क्रस्ट और ट्रफ के बीच के दूरी को क्या कहेंगे, वेवलेंथ। अब लेंथ है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। लेकिन ये चूंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, आंखों से दिखते भी नहीं है, तो इसके लिए हम थोड़ा स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं जो कि क्वेश्चंस में दिए जाएंगे। तो आइए कुछ स्मॉलर यूनिट ले लेते हैं। आप जानते हो ना 1 मिलीमीटर कितना होता है जी, 10⁻³ मीटर। अब 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁶। 3 के ऑर्डर में चेंज होता है ना। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹। अब 1 पिकोमीटर कितना होता है, पीएम पिकोमीटर है जी, 10⁻12 मीटर। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो इन सबको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक और होता है जी एंगस्ट्रॉन्ग, 1 एंगस्ट्रॉन्ग, वो कितना होता है जी, 10⁻⁻10 मीटर। ये सब कुछ यूनिट्स हैं जो कि न्यूमेरिकल में दिए रहेंगे, उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप ये यूज कर लीजिएगा। बाकी वेवलेंथ में कोई फार्मूला नहीं है, बस सिंपल ये डेफिनेशन है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट टर्म है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू जितने भी वेव्स पास करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। लेकिन कंडीशन है कि 1 सेकंड में जितने पास करेंगे उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है, 1/टाइम पीरियड। और एक और फार्मूला होता है, लिख लो, रिलेशन बिटवीन, और ये यूनिट टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। अब रिलेशन बिटवीन, बिटवीन को ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। लैम्डा किसको कहते हैं, वेवलेंथ। इस पे भी फॉर्मूला आएंगे। अच्छा, ये तुम्हारा पहला फार्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला अब तुम देखो क्या आएगा। दूसरा फार्मूला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/लैम्डा, ये सेकंड फार्मूला है। म्यू तो तुम लोग जानता हो फ्रीक्वेंसी, और c क्या होता है जी, स्पीड ऑफ लाइट। c को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वेलोसिटी तुमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा तो सब जानते ही हो, किसको कहते हैं जी, वेवलेंथ को। तो ये हो गया दूसरा फार्मूला जिस पे कि क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और एक और तीसरा छोटा सा लिख लो, वेव नंबर। ये भी कभी कभी पूछ देता है क्या होता है। तो वेव नंबर
जिसको हम डिनोट करते हैं भी बार से, और ये रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का, मतलब 1/λ। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ देखिए, तो वेव नंबर हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। अब चूंकि लैम्डा को लेंथ से मेजर करते हैं, यानी लेंथ को किस में, मीटर में, तो मीटर यहाँ लिखेंगे यूनिट। अरे भाई जो फार्मूला पढ़ते हो ना बस उसी का, एक का तो कोई यूनिट होगा नहीं, नंबर है इसका मीटर। अब मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। तो बस यही तो आपको बताना था, मीटर इनवर्स या पर मीटर। और आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए हम उन्हीं के ऑनर पे, सम्मान पे क्या लिख देते हैं, हर्ट्स। तो इसका यूनिट 2 होगा, हर्ट्स भी और पर सेकेंड भी, आप दोनों भी लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव थ्योरी। मात्र 3 फार्मूला आपने पढ़ा है, कितने, 3। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ। यहाँ फ्रीक्वेंसी और किस में रिलेशन है, वेवलेंथ में, और वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। अब आइए जो जो आप पढ़े उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, हाँ एनडीए से शुरू करते हैं, रदरफोर्ड पढ़े हैं तो उस पर देखिए बेस्ट। हाँ जी देखिए, आप जो पढ़े हैं उस पर आपको ये खोजना था कि इसमें एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, कौन सही है जी। तो चलिए देखते हैं। बहुत बच्चे बता रहे हैं सी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज द सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बात तो सही है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नहीं बताया, ये इलेक्ट्रॉन में चेंज हो सकता है लेकिन प्रोटॉन तो फिक्स रहता है। तो यहाँ तो पहले ही आपको सी ऑप्शन अच्छे से दिख रहा है, लेकिन और बाकी चेक करना तो कर लो भाई। रदरफोर्ड मॉडल किसके डिस्कवरी के लिए है, इलेक्ट्रॉन का तो नहीं था, पूरे एटम की बात कर रहे थे, यानी ये गलत है। आइए जे थॉमसन मॉडल अगर आपने 10th क्लास में याद होगा तो उन्होंने बोला था, क्या वाटरमेलन सुने हो, तो उन्होंने बोला क्या वाटरमेलन में ना जो रेड पार्ट है, लाल वाला, पूरा तो लाल ही है जी, उसको उन्होंने प्रोटॉन घोषित कर दिया। क्या कह दिया, प्रोटॉन। कहा कि इसमें जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। आप पढ़िए तो थॉमसन के अकॉर्डिंग सही चल रहा है। थॉमसन सजेस्ट दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन। वो न्यूक्लियस तो छोटा सा पार्ट ना होता जी, तो पूरा रेड पार्ट को क्या बोले थे, प्रोटॉन। तो ये भी रॉन्ग है। और लास्ट देखिए, मास नंबर किसके बराबर होता है जी, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन के बराबर थोड़ा होता है, वो तो प्रोटॉन। मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बराबर होता है। तो ये भी रॉन्ग है। अच्छा एक बात बताओ, एक एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ठीक है न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है ना, तो आखिर मास नंबर जब एटम का निकाल रहे हैं तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। अभी बताए थे रीजन कि इसका मास इसके कंपैरिजन में क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आप अपना वेट कराइएगा 65 kg आएगा, अब फिर उस पर चीटी हाथ पे, अब फिर से वेट कराइएगा, कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, इनसिग्निफिकेंट है, मतलब उसका कोई वैल्यू उससे नहीं बढ़ेगा। जैसे इनसिग्निफिकेंट का मतलब समझे, 1000 है और उसमें 0.001 है, इसको भी कितना कहेंगे, 1000 के बराबर। अभी जैसे 1 रुपया तो चल भी जाता है, लेकिन 25 पैसा 50 पैसा ये सब इनसिग्निफिकेंट है। अब दोगे भी तो फेंक दोगे, है नहीं कि बट क्या दे दिया। आ रहा है बात समझ में, तो कोई दिक्कत, ये वैल्यू इनसिग्निफिकेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया क्वेश्चन सबको। तो देखिए एक और एनडीए का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा है। इसमें पूछा है कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बताइए जरा पढ़ के, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी कौन लग रहा है आपको। पहले जो जो सही आपको लगता है वो मान लो ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये बात सही, ये सही है ना, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे। देखो आप देखोगे इलेक्ट्रोलाइसिस में तो उसमें एनोड जो होता है, रे एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, पढ़े हो ना। और कैथोड कैसा होता है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, निगेटिव से ना निकलेगा जी, तो बात सही है। उसी का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसी से वो मीट होता है ना। एनोड से कौन निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, प्लस पार्ट है ना, तो ये भी आपका बात सही है। अच्छा ये थर्ड देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है क्या, नहीं, ये तो गलत बात है ना।
तो ये रॉन्ग हो गया जी। ठीक है, अब इसी से तो वो पकड़ा गया, एक दो, एक दो यहाँ सही है, तीन तो सही है नहीं, और कहीं एक दो है नहीं, तो यहीं से तो ऑप्शन मिल गया। लेकिन तुम लास्ट को चेक करना चाहो तो कर लो, इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बट इन मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई दोनों में डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि उस पर इफेक्ट लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स है, एनर्जी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एनर्जी है, वो भी डिफ्लेक्ट करेगा, उसका भी असर होगा। तो ये भी आपका रॉन्ग है। बोलिए फर्स्ट और सेकंड आंसर मिला, इसमें कोई दिक्कत? तो आप खाली क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिख लीजिए, बाकी असाइनमेंट आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस पे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो नीट में पूछा हुआ है 2023 में, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बना सकते हो ना? चलो बनाओ। आप एक एक पढ़ते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, पहला सही दूसरा गलत, जो भी आ रहा है, मतलब जैसा भी है, और उसके बाद मिल मैच कर लीजिएगा इसमें कौन सही है। क्या लग रहा है, पहला सही है? क्यों नहीं सही है? क्योंकि तीन फंडामेंटल होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो पहला तो गलत है, छोड़ो, ए गलत। अच्छा ए गलत हो गया तो ये दो ऑप्शन संभव है क्या? ये दोनों पहले ही कट गया, नहीं ऐसे थोड़ा स्मार्ट वर्क करो तो समय बचेगा। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई सही है, नहीं तब बी सही है, तब बी ए गलत है, बी सही है, बी सही यहाँ भी है, इसमें नहीं है, मिल तो गया जवाब, मिल गया जवाब। बताओ कितने ऑप्शन पढ़े हमने? तो एग्जाम में ये सब दिमाग चलेगा, लेकिन अभी आप सारे ऑप्शन पे जाइए, अभी आप चलिए तो एक एक करके हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके नीट एग्जाम में जस्ट पूछा हुआ है, तो बहुत आसान सा सवाल है। एटम के अंदर दो फंडामेंटल नहीं, तीन फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, मास इतना होता है, ये बात सही है, आपको ऑप्शन नहीं इतने में मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि जहाँ ए ऑप्शन आ गया वो होगा नहीं, तो ए यहाँ है, कट गया। अब बी ऑप्शन सही है, तो बी कहाँ है जी, इसमें तो है नहीं, तो यही सही होगा, तो आंसर तो मिल गया। इस तरह से स्मार्ट वर्क करोगे तो समय बचेगा। एग्जाम कंपटीशन में केवल क्वेश्चन बनाना नहीं होता है, क्वेश्चन कितना फास्ट बनाते हो, क्योंकि 180 मिनट में नीट में कितने क्वेश्चन रहते हैं? 180 क्वेश्चन, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन रहते हैं, तो जितना मिनट आप बचाइएगा, अब जैसे ये क्वेश्चन कुछ सेकंड में बना दिए, तो दूसरा क्वेश्चन में लगाइएगा उस टाइम को। आया बात समझ में? तो समय बचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अभी टाइम है, तो अभी हम सब ऑप्शन को देखते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑल आइसोटॉप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटॉप का प्रॉपर्टी सेम होता है, केमिकल फिजिकल सेम होता है क्या? नहीं, फिजिकल सेम नहीं होता, साइज बदल जाता है। अच्छा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ये बात सही है? नहीं, न्यूक्लियंस किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं, ये बोल दिया है इलेक्ट्रॉन को, इसके कारण ये जवाब क्या हो गया? गलत। आइए, डाल्टन्स लॉ बोले थे कि अल्टीमेट पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है, ये बात सही है? हाँ, वो कहे थे, बाद में रॉन्ग हुआ वो अलग बात है, लेकिन उनका कहा हुआ यही बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया जी? हाँ, बी सी ई, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोले कोई दिक्कत? तो रदरफोर्ड मॉडल पे जितना पढ़े हो, पहले पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े हो, उस पे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। देखिए पहला सवाल बहुत आसान सा सवाल है, 2000 है ना 2014 में नीट में पूछा हुआ है। आप इसको थोड़ा पढ़िए और सबसे पहले क्या कीजिएगा, गिवन डाटा। क्या लिखिएगा? गिवन डाटा। चलिए कॉपी में इसी नंबर पे लिख के गिवन डाटा लिख लीजिए क्वेश्चन को। तो फिर देखिए इस क्वेश्चन में पढ़ा तो आपने देखा कि एक ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है, ये रहा ट्रांसमीटर जिससे कि ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, तो यहाँ वेव्स निकल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना है? इतना किलो हर्ट्स। तो फिर किलो के जगह हमने क्या लिख दिया? 10⁻³ तो हर्ट्स में चेंज हो गया, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। अब पूछा कि जब ये फ्रीक्वेंसी से चलेगा तो वेवलेंथ उस समय क्या होगा?
यानी कि हमको लैम्डा निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में आपने रिलेशन पढ़ा है, सी बाय लैम्डा। अब देखो ना सी का वैल्यू दे भी रखा है, कितना आसान कर दिया तुम्हारे लिए। तो आप बताओ, सी का वैल्यू हो गया 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा कितना है जी, 1368 इंटू 10⁻⁻3। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक सब लोग लिखे हैं। अब बताइए इसको कैलकुलेट करना है, कौन सी बड़ी बात है, कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइए। तो कैलकुलेट करने में क्या करोगे, देखो बड़ा सिंपल तरीका है, 1368, ठीक है, आइए 10⁸ है। सुनो, इसको ऊपर लेके चल जाओ तो 10⁻³ होगा। आप पता है ना, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी 8 - 3 कितना आ जाएगा बाबू, 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5। तो अब चलिए हम इधर लिखते हैं, यहाँ जगह है मेरे पास। तो बताइए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ जाएगा, आई 3 से कटेगा जी, ये कट रहा है, कितने टाइम्स कट रहा है, इसको काटिए जरा जल्दी से। अच्छा ठीक है, देखते हैं ये कितने बार में से कटा, बताइए, 4 और से 5 6, इतने टाइम्स कटा, ठीक। तो ऊपर घटाइए ना, ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगा, 10⁵ डिवाइड बाई 4 5 6, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब ये मीटर में चेंज हो चुका नहीं। अच्छा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आएगा, आप एक काम करो, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करो। क्या इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 आई इंटू 10⁻²? अरे 10⁻³ है और 10⁻² है, ऐसे क्यों रखा, क्योंकि इससे डिवाइड करने में मुझे आसानी होगी। 4 5 6 को इससे हम डिवाइड कर लें। तो आप बताइए इसको डिवाइड करके क्या है आंसर आएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, फिर से सुन लीजिए। आपको सी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, और वेवलेंथ निकालना है। आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या फॉर्मूला जाते हैं, सी बाय लैम्डा। तो आपको निकालना क्या था, लैम्डा, तो लैम्डा को इधर ले आओ, तो इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को यहाँ भेज दीजिए, सी बाय फ्रीक्वेंसी। अब सी का वैल्यू ये रहा, ये तुमने पुट कर दिया, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये रहा, ये पुट कर दिए, और बाकी इसको हम कैलकुलेट किए तो ये मेरा फाइनली वैल्यू आया। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो इतना वैल्यू आएगा, और इंटू 10⁻² है, 10⁻² करोगे तो क्या आएगा, 219.29, इतना मीटर आएगा। अब ये फाइनल आंसर आया, तो इसमें हम किस आंसर को टिक करेंगे, ये थोड़ा सोचिए। तो एक बात बताइए, 219.29 आएगा तो इसको 2 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इससे क्लोज आंसर कौन होगा, 3। तो 29 रहेगा तो 3 कर दोगे, तो 219.30 ये बोल सकते हैं। अरे 0 है, 30, तो इतना मीटर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आप टिक कीजिएगा, हाँ ऑप्शन ए टिक कीजिएगा, ना कि बी। बी में गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा क्लोज आंसर है, इसीलिए आप पूरा डिवाइड करके इसको चेक कीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? बस केवल कैलकुलेशन है, और इस सवाल में कुछ था नहीं, तो लिख लीजिए आप। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, वही फ्रीक्वेंसी वाला, मतलब वेव थ्योरी से। सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, येलो लाइट, किसी लैंप है, मतलब सोडियम का लैंप है, तो आप जानते ही हो लैंप से किस तरह का कलर निकलता है जी, मान लो ये, तो इससे येलो लाइट निकल रहा है। कौन सा लाइट? तो येलो लाइट निकलेगा तो उसका वेवलेंथ होगा, उसका वेवलेंथ का वैल्यू देखो दे रखा है, कितना है वेवलेंथ, लिख लीजिए, वेवलेंथ है 580 नैनोमीटर। और जब भी कोई चीज़ इस तरह से दे तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। नैनो में अभी पढ़े हैं कितना होता है, 580 इंटू 10⁻⁻⁹ नैनो को बदल दिया, बाकी मीटर रहने दीजिए। तो बताइए लैम्डा का वैल्यू मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज दे दिया था, बाकी पूछा यही था। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए, सी बाय लैम्डा। तो सी बाय लैम्डा लगा लीजिए। सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा कितना है 580 10⁻⁻⁹
क्या ये सॉल्व हो जाएगा आप लोग से? चलिए कीजिए सॉल्व। 3/580 सब वैल्यू 10 के पावर को ऊपर लेके चल जाइए। 10⁸ इंटू 10⁻+9। दोनों वैल्यू क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा तो क्या होगा, 10⁻9 + 8 कितना हो जाएगा 17 इंटू 5 8। एक काम करो ना, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें से कि ये इससे डिवाइड हो जाए, एक काम करते हैं हम 3 जीरो ले लेते हैं इससे, तो इसमें कितना बचेगा 10⁻4 बताओ भाई। 3 जीरो चले गए तो ये कितना बचेगा 14। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि इसको काटेंगे तो बड़े आसानी से अब कट जाएगा और आपको जवाब आ जाएगा डेसिमल में। आप बताइए इसको काटिए, ये कितना आ जाएगा 29 और ये 150। 150 को 29 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में कुछ वैल्यू आएगा, बताइए कितना आएगा। आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग आएगा। जल्दी बताइए कितना आ रहा है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5.1 और कुछ आ रहा है। अच्छा चलो 5.1 इतना टिक कर सकते हो। तो 5.1 डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक आप जरूर लिखिए। 5.1 इंटू 10⁻14। अब बताओ यूनिट क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या पड़ेगा, हर्ट्ज, या आप सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते थे। तो ये आ गया फाइनल आंसर। बताइए ये आंसर कितने लोगों का आया, ठीक है। और क्या इसी तरह से, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, क्या इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि दूसरा क्या पूछा है, वेव नंबर। तो दूसरा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वेव नंबर निकालने के लिए बताइए। हाँ वेव नंबर इक्वल टू आपने पढ़ा है 1/λ। और लैम्डा का वैल्यू तो तुम्हें पता है कितना है, ये क्या है जी 580 इंटू 10⁻⁻9। वो 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 580 कर दो और 10⁻+9 कर दें। अब इसको इससे डिवाइड करना, तो काम करो ना, एक पे कितने जीरो ले लोगे 3, ताकि आसानी से डिवाइड हम कर पाएँ। तो बताओ तो 10 कितना बचेगा, 3 इसमें से जीरो चले गए तो 6 हो गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे इससे ये कट जाएगा आसानी से। देखिए ये कितना आ जाएगा 50, आइए 29, यानी 50/29 इंटू 10⁻6 आया आप सबका वैल्यू ये वेव नंबर। तो क्या क्वेश्चन कोई टफ है जी, केवल कैलकुलेशन है। तो वेव नंबर कितना आ जाएगा बताइए 1.7 इंटू 10⁻6। यूनिट क्या लिखिएगा जल्दी बताइए, पर मीटर, क्योंकि मीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना, सबको समझ में आया। तो चलिए लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है देखो क्या निकालना है जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और ये तीनों नंबर आपको निकालने हैं। वेवलेंथ यानी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वी बार, अरे यहाँ ध्यान दो, वेव बार। और ये लाइट जिसका टाइम पीरियड क्या है जी, क्या है टाइम पीरियड इतना। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं टाइम पीरियड को, टी से, नहीं बोला था टाइम पीरियड। तो ये है तुम्हारा टाइम पीरियड, लिखो इसको टाइम पीरियड, ये रहा टी इक्वल टू। तो टी का वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 10⁻, इतना आया। बोलो क्या इससे फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी का कौन सा फार्मूला 1/t, 1/t यानी 1/2 इंटू 10⁻⁻10। ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा 10⁻+10 लिख सकते हैं। अच्छा इसको थोड़ा और सुधार के हम ऐसे लिख दे तो चलेगा, बताओ तो। देखो मैंने 10 इधर ले लिया और 9 इधर कर दिया, मतलब कि एक जीरो इससे उधार ले लिया, तो ये 10 आ गए ना, क्योंकि 2 से काटने में ही बन जाएगा आपको। अब बताइए 10 इंटू 10⁻9 भी लिखे तो ये भी 10 के बराबर ही तो आएगा। बेस जुड़ेगा से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब बाई 2 से ही कट जाएगा जी, 5 इंटू 10⁻9 ये आ गया फ्रीक्वेंसी।
यूनिट क्या आया? हाँ, पर सेकेंड भी बोल सकते हो या हर्ट्स, आप दोनों में से कोई बोल दो, कोई दिक्कत? समझ में आया क्वेश्चन? किसी को दिक्कत है? नहीं। आप बताइए बी, वेव नंबर के पहले आपको वेवलेंथ भी निकालना है, तो वेवलेंथ निकाल सकते हो। वेवलेंथ इजकल टू क्या पढ़े हो फॉर्मूला? हाँ, वेवलेंथ हमको निकालना है, तो एक काम करो ना, फ्रीक्वेंसी पढ़े हो ना, फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा इजकल टू क्या हो जाएगा? सी बाय म्यू। अब म्यू और सी दोनों का वैल्यू आपको पता है, पुट कीजिए, आ जाएगा आंसर। सी का वैल्यू कितना? 3 इंटू 10⁸ 8। आइए तो निकल ही चुका है। 5 इंटू 10⁹9। क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा? चलिए सॉल्व करके जल्दी से बताइए तो वैल्यू कितना आएगा। हाँ देखिए, आप एक काम कीजिए, 9 को ऊपर ले जाइए, तो बताइए 10⁸ 8 और 10⁻⁻9 और नीचे 5 है, ठीक रहने दो। ये घटाओगे तो क्या होगा? 10⁻⁻1 आएगा बाबू। इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? 0.6। अच्छा ये 10 से और डिवाइड कर दो इससे, तो 0.06 लैम्डा का ये वैल्यू आएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो ये आ गया वैल्यू लैम्डा का। इसमें यूनिट क्या लिखोगे? मीटर। इतना मीटर होगा। और लास्ट क्या निकालने का रहा है? वेव नंबर। वेव नंबर इजकल टू क्या हो जाएगा? बोलो 1 बाय लैम्डा, तो 1 बाय 0.06। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा जी? कितने जीरो? अब बटा 6 क्या आ जाएगा वेव नंबर? 16.67 ऐसे। ये आ गया। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगा जी? अब बताओ, यही 3 फार्मूला तो आप लोग पढ़े हो, आज यही नहीं पढ़ाया जी वेव थ्योरी में? क्या क्या फार्मूला पढ़ाया? 3 फार्मूला कौन कौन पढ़े हो? फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 बाय लैम्डा, सेकेंड इनवर्स इसका यूनिट होता है। फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी बाय लैम्डा, यूनिट क्या होता है? हर्ट्स भी बोल सकते हो या पर सेकेंड। ये दोनों फार्मूला फ्रीक्वेंसी का है, एक टाइम पीरियड के टर्म में और एक वेवलेंथ का। और लास्ट वेव नंबर, वेव नंबर क्या था? 1 बाय लैम्डा, ये मीटर इनवर्स। बताओ यही ना पढ़े जी वेव थ्योरी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? क्या इस पे सवाल नहीं बन जाएंगे? जो आपके बुक के हैं सब सिंपल कैलकुलेशन है। ये बताओ ईमानदारी से, तीनों लोग का कितने लोग का सही हुआ? ठीक है, तो कल इसको रिवाइज करके आइए, इसी से सवाल पूछेंगे और आगे एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे।